हमें अपनी सरकार को परेशान नहीं करना है। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि कौन है वहाँ, कौन लीडर है। इनके माँ बाप तो सीधे मेरा कॉलर पकड़ेंगे कि मास्टर साहब आप तो समझदार आदमी थे, आप नेता बनने के लिए क्यों कूद गए। जानते थे कि मतलब बेसमेंट में पढ़ाई करने से या पढ़ाने से ऐसे हादसे हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा से बेसमेंट का विरोधी रहा हूँ। कभी आपने अपने साथी मास्टरों को सलाह दी कि भाई बेसमेंट में मत पढ़ाया करो यार, अभी विकास कीर्ति की कोचिंग को सील कर दिया गया, तो कभी जब आपकी तो कई बार मुलाकात होगी, इवेंट में होती होगी, तो आपने कभी कहा कि यार विकास भाई सब कुछ तो ठीक कर रहे हो, ये बेसमेंट में क्लासेस मत लगाया करो। मैं दावा करता हूँ यहाँ इस मंच पर कितने दिन, 6 महीने बाद फिर बेसमेंट में क्लासेस चलेगी, फिर वही सारी चीज़ें होंगी। के बाद काफी देर बाद आपकी वीडियो जाए, मतलब आपको जब जानकारी मिली एक ट्वीट कर दिया होता। तो एक लॉबी थी जिसको अवध ओझा और विकास देवकीर्ति को टारगेट करना, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि जिस तरह से हमें ट्रेंडिंग कराया गया और ये और मास्टर 2400 करोड़ रुपए कमा लिए हो, 2400 करोड़। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो घटना हुई उसके बाद से एक सवाल उठने लगा कि भाई छात्रों के हित की बात करने वाले, यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के हीरो अवध ओझा सर कहाँ हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, सर चुप क्यों रहें, और जब बोले तो 2-3 दिन बीत गए तब बोले। शुरुआती दिनों में आप कहाँ थे? अभी तो आपके खूब वीडियोज भी आ रहे हैं। 27 जुलाई को मैं जयपुर में था, मेरा सेमिनार था ऑफिशियल। 28 जुलाई को गुरु महाराज हमारे, उनकी तबीयत खराब हो गई, मैं वहाँ निकल गया जी। जब तक मुझे इस खबर मिली कि साहब ऐसी ऐसी घटना घट गई है, मैं तुरंत दिल्ली पहुंचा हूं, तुरंत, मतलब उसके बाद 1 सेकंड की भी देरी नहीं, मैं तुरंत दिल्ली पहुंचा हूं। सवाल ये उठता है कि आप जब कहीं जाते हैं तो किसी जिम्मेदारी के तहत जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं जैसे कोई अधिकारी जा रहा है, पत्रकार जा रहा है, तो आपका तो अधिकार क्षेत्र है ना। कहीं पे कोई घटना घटती तो आपका तो अधिकार क्षेत्र है, आपको जाना ही जाना है, आपको पता करना है ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है। अधिकारी जा रहा है, नेता आ रहे हैं, हम जो शिक्षक वर्ग हैं, अगर ये भीड़ में ऐसे ही पहुंच जाएं, बिहार में घटना घट चुकी है, एक टीचर महोदय फंस चुके हैं इस चक्कर में, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई भी कर चुकी है कि उनके जाने के बाद स्थिति खराब हो गई, लड़के हो गए बेकाबू। तो भीड़ को हमें अपनी मांग को पूरी करवाना है, हमें अपनी सरकार को परेशान नहीं करना है। मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि कौन है वहां, कौन लीडर है, कौन लड़के हैं जो उसका नेता। आज भी मेरे फोन में मैसेज पड़ा हुआ, आज सुबह की बात है, एक साहब ने मुझे फोन किया, मैंने कहा ये बताओ तुम्हारा लीडर कौन है, कौन लीड कर रहा है इस सारे मूवमेंट को। मैं बैठता हूं ना उसके साथ, चलो जंतर मंतर पर, चलो भूख हड़ताल करते जंतर मंतर, नहीं सर वो जंतर मंतर पे नहीं जा पाएंगे, वो भूख हड़ताल नहीं कर पाएंगे। तब लड़ाई किस बात की? हम बैठेंगे ना, हम नहीं पढ़ाएंगे 1 महीने, चलो हम बैठेंगे, आओ। तो हर चीज की एक व्यवस्था होती, स्वरूप होता है, उसके अगेंस्ट में हम अभी कल की कोई और घटना घट जाए, कुछ लड़के और इंजर्ड हो जाए, कुछ और दुर्घटना घट जाए, तो इनके माँ बाप तो सीधे मेरा कॉलर पकड़ेंगे कि मास्टर साहब आप तो समझदार आदमी थे, आप नेता बनने के लिए क्यों कूद गए, आप क्यों हाइप लेने के लिए पहुंच गए, आपने झंडा क्रांति का उठा लिया। जबकि ये सारा मुद्दा ये है, आज का मुद्दा नहीं है। सूरत में कांड हुआ 2019 में, 22 बच्चे जलकर मरे। वो राजकोट का जो गेमिंग जोन का कांड हुआ, कितने बच्चे वहां मरे। तो ये सेफ्टी कंप्लायंस, एनओसी ये कौन देता? सरकार देती है। लेता कौन है? ओनर लेता है। भैया आप एक कठोर कानून बना दो कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्थान में, किसी भी सार्वजनिक जगह पर ओनर की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है और लोग हताहत, उपहार सिनेमा कांड हुआ था, उसमें उसके मालिक को सजा हुई कि नहीं हुई? तो अगर मैं, जैसे मैं अवध ओझा क्लासेस चला रहा हूँ पूसा रोड पे, मुझे 4 लाख रुपए कम में बेसमेंट आज भी खाली है। गुप्ता जी हमारे लैंडलॉर्ड है, उन्होंने हमसे कहा मैं आपको 4 लाख रुपए कम में दे दूंगा। मैंने कहा नहीं चाहिए, मैं पढ़ाया हूँ बेसमेंट में, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा बेसमेंट में। तो हर चीज की एक व्यवस्था है, एक स्वरूप है, एक उसका तरीका है करने का। ऐसा नहीं कि बस आपको। आपने सर, आपने भी पढ़ाई मतलब बेसमेंट में की है? अभी आपने कहा नहीं, मैंने पढ़ाया हूँ। मैं जब पिछले संस्थानों में था तो ऐसी सी बेसमेंट थी, जैसे हम जाके वहां बोलते थे कि साहब ऑक्सीजन का नाम तो वहां है ही नहीं। संजीव वर्मा सर हमारे कोलीग थे, पढ़ाते पढ़ाते उनकी डेथ हो गई थी। पढ़ाते पढ़ाते भाई आदमी 2.5 घंटा बोलेगा तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब वो नहीं, थोड़ा सा
फिजिकली कमजोर भी थे, उनकी बेचारे की डेथ हो गई। मतलब सर आप जानते थे कि मतलब बेसमेंट में पढ़ाई करने से या पढ़ाने से ऐसे हादसे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा से बेसमेंट का विरोधी रहा हूँ। अभी मुझे कोच वो लाइब्रेरी लॉन्च करनी थी, तो मुझसे कहा गया कि आप बेसमेंट ले लो। मैंने कहा बेसमेंट कहीं की लेनी ही नहीं है। बेसमेंट होता है सामान रखने के लिए, बेसमेंट में इंसानों को नहीं बिठाया जाता। भूकंप आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ ही गई, आखिर घटना घटी ना। तो अब ये जिम्मेदारी सरकार की है और ये जिम्मेदारी नेताओं की है कि वो इस बात पर अब कम से कम गौर कर लें और एक सशक्त कानून बनाएं, जिससे कि बच्चों की जिंदगी या लोगों की जिंदगी आने वाले समय में सुरक्षित रहे। कभी आपने अपने साथी मास्टरों को सलाह दी कि भाई बेसमेंट में मत पढ़ाया करो यार, अभी विकास देव कीर्ति की कोचिंग को सील कर दिया गया, तो कभी जब आपकी तो कई बार मुलाकात होगी, इवेंट में होती होगी, तो आपने कभी कहा कि यार विकास भाई सब कुछ तो ठीक कर रहे हो, ये बेसमेंट में क्लासेज मत लगाया करो, क्योंकि आप छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं, हितों की बात करते हैं, तो उम्मीद है कि आपने कही होगी कभी उनसे? नहीं, हम अगर किसी से कहते हैं तो वो सीधे मुझसे एक ही बात कहते हैं कि यार तुम्हारी तो संस्था चल नहीं रही है। मैंने तो संस्था 2 महीने पहले लॉन्च की ना। एक्चुअली इस देश में जब आप किसी को सलाह देते हैं तो उसके कई पैरामीटर्स होते हैं। कह रहे तुम्हारी संस्था होती तो तुम भी बेसमेंट में ही चलाते। यहां जब आप किसी को सलाह देते, अब तो सब फंस गए, अब तो सब फंस गए। अब सब कहेंगे भैया बेसमेंट में नहीं चलाएंगे, लेकिन कितने दिन? मैं दावा करता हूं यहां इस मंच पर, कितने दिन? 6 महीने बाद फिर बेसमेंट में क्लासेस चलेंगी, फिर वही सारी चीजें होंगी जो हो रही थी। वो तो एक दुर्घटना एक्सीडेंटली घट गई, 3 मिनट में 12 मीटर पानी बढ़ गया। ऐसा होने की संभावना होती नहीं, लेकिन 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी चला गया। उसमें घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, तो लोगों ने मुद्दा उठा लिया। ना ये घटना होती ना कोई मुद्दा उठाता। तो सर आपका मतलब जब भी कोई घटना हो या फिर कोई भी चीज़, जैसे पेपर लीक हो गया, नीट का बजट हो गया, तो आपका रिएक्शन आता है तुरंत, आप मतलब आपके वीडियोज आ जाते हैं मार्केट में। तो इस घटना के बाद काफ़ी देर बाद आपके वीडियोज आए, मतलब आपको जब जानकारी मिली एक ट्वीट कर दिया होता, एक रील बना दी होती? ट्वीट किया मैंने ट्वीट किया, तुरंत ट्वीट किया। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घटना को प्रदर्शित करने के बजाय कोई एक लॉबी थी जिसको अवध ओझा और विकास देव कीर्ति को टारगेट करना था। ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि जिस तरह से हमें ट्रेंडिंग कराया गया और ये और मास्टर 2400 करोड़ रुपए कमा लिए हो, 2400 करोड़ कि बच्चों के बल पे 2400 करोड़ रुपए कमा लिए हो, ये कर लियो, कहाँ गायब हो। हमें तो पहले ये नहीं समझ में आया कि भैया हमने कौन सी गलती कर दी। जैसे आप हमें बुलाने आए कि साहब आपको यहाँ चलना है, ये समस्या खड़ी हो गई, और हम ना जाएं कि हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हम नहीं जाएंगे, तो हम दोषी हैं। हमें बोला, बताया ही नहीं। ऐसे कहीं भीड़ लगी हो, जो बिहार में डीएम की हत्या हुई, भीड़ ने ही तो की। जो प्रतापगढ़ में डीएसपी की हत्या हुई, वो भीड़ ही ने तो की। तो जब डीएम और डीएसपी की हत्या भीड़ कर सकती है, तो एक सामान्य से शिक्षक, भाई डीएसपी, वो जो मुसलमान डीएसपी मरा प्रतापगढ़ में, उसकी हत्या भीड़ नहीं, जियाउल हक की हत्या भीड़ ने ही तो की थी। तो मतलब सर आपको लगता है कि ग्राउंड जीरो पर आपके जाने से हालात वहां और खराब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते थे, छात्र और आक्रोशित हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते थे, छात्र आक्रोशित हो सकते थे, छात्र और ज्यादा उग्र हो सकते थे। और उग्र छात्र, फिर प्रशासन किस पे जिम्मेदारी डालता? मेरे ऊपर। फिर समाज किस पे, अगर कोई बच्चा और हताहत हो जाता तो फिर उनका परिवार किस पे जिम्मेदारी डालता? अवध ओझा पे। तो मुझे हर चीज सोच समझ कर करनी थी, ऐसा नहीं था कि तुरंत जाकर कूद गए। क्या सिचुएशन, फिर उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, कोई कह रहा मेयर को हटाओ, कोई कह रहा कमिश्नर को हटाओ। हमें किसी राजनीतिक मुद्दे से क्या लेना देना है? हमारी भाई 4-5 सिंपल सी डिमांड है। पहली डिमांड है कि सेफ्टी कॉम्प्लायंस स्ट्रांग बनाओ, मकान लैंड माल जो ओनर है, कोचिंग चला रहा है और जो अधिकारी एनओसी दे रहा है, इसको कानून के दायरे में लाओ कि अगर इन सबके रहते हुए भी कहीं दुर्घटना होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान बनाओ। ऐसे बच्चों की जिंदगी खाली थोड़ी है। जो क्लास में बच्चे बैठते हैं, मैं खुद कोचिंग चला रहा हूँ, उनको रेगुलेट करो। मैक्सिमम 200 से ज्यादा बच्चे किसी क्लास में नहीं होने चाहिए। मैंने पढ़ाया है, हजार बच्चे बैठे होते थे क्लास में, पीछे जो 250-300 बच्चे होते थे उनको तो पता ही नहीं चलता था क्लास शुरू कब हुई खत्म कब हुई। अगर अब ये टाइम है, अब इस पे अगर लोग मुझे समर्थन करें कि ठीक है हम आपके साथ हैं, इनका फीस रेगुलेटेड होना चाहिए, इनका रूम रेंट रेगुलेटेड हो, आखिर मेरी भी तो कोचिंग है, कल मेरे साथ भी संख्या बढ़ेगी तो मुझे भी तो इस कानून का असर पड़ेगा। लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूं तभी तो इन सारी चीजों की मांग कर रहा हूं।
अब इन छात्रों को अगर अपनी भविष्य की चिंता है या आने वाले इनके भाई बहनों की इनको चिंता है, तो इनको मेरे साथ इन मुद्दों पे खड़ा होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल सरकार इसको रेगुलेट करे, कोचिंग इंडस्ट्री को पूरी तरह रेगुलेट करे। इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई है? कानून के तहत चीजें आ जाएंगी, कोचिंग वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे, बच्चे भी सुरक्षित हो जाएंगे। आपने कहा कि अवध ओझा का नाम जो है घसीटा गया, टारगेट किया गया। विकास देव कीर्ति के साथ भी यही सीन है क्या? क्योंकि उनकी तो कोचिंग ऑलरेडी बेसमेंट में चल रही थी। हाँ, उन्होंने तो कहा, शायद स्टेटमेंट भी दिया कि हम अब बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि अब हम बेसमेंट में कोचिंग नहीं चलाएंगे, और चूंकि सब ऐसा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी उस धारा को फॉलो किया कि भाई जब तक कुछ नहीं होता तब तक करना चाहिए। आपने कहा कि जो आरोपी कोचिंग मालिक है उसे उम्र कैद की सजा दे देनी चाहिए, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, प्रावधान बनना चाहिए। जैसे कानून क्या किस लिए होता है कि एक कानून एक आवरण का काम करता है, कवच का काम करता है। अभी कोई नहीं डरता। अभी जैसे 3 बच्चे मर गए तो किसी को कोई डर नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। लेकिन जब ये कानून बनेगा कि सार्वजनिक स्थल, इंस्टीट्यूट, इसकी जिम्मेदारी ओनर और एनओसी अधिकारी की है, तो सब थोड़ा सा दबाव में तो रहेंगे ना कि अगर कल भविष्य में कुछ गलती हुई तो हमारा जीवन चला जाएगा। जो छात्रों का सारा आंदोलन है, अब इस पे राजनीति भी खूब हो रही है, तो मतलब छात्रों को किन 4-5 मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है एकदम केंद्रित होकर अपना आंदोलन करना चाहिए कि भाई सफलता मिले? छात्रों को हर आंदोलन का एक चार्टर होता है, वो चार्टर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारा ये चार्टर है, ये हमारा चार्टर है, ये हमारे 5 मांगे हैं, इन 5 मांगों को पूरा किया जाए, हम यहाँ से जाकर अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो अवध ओझा सर थे हमारे साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बातचीत रखी। तो सर की के साथ हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी? सर ने जो बात कही उस पर उससे आप कितना संतुष्ट हैं? अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.